माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजीज का नेक्स्ट लेक्चर है एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, वातावरणीय आवश्यकताएं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन के लिए कौन कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशंस या वातावरणीय परिस्थितियां होनी चाहिए वो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एसेप्टिक कंडीशंस या निर्जमित परिस्थितियां जो हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो उत्तक संवर्धन या प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो पूर्णतया निर्जमित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, यानी कि कंप्लीटली स्टेरलाइज्ड कंडीशंस में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कोई भी माइक्रोब, सूक्ष्म जीव या उसका कोई भी बीजाणु या स्पोर वगैरह जो है वो माध्यम के अंदर या एक्सप्लांट या कर्तोत्तक के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि माध्यम का संदूषण ना हो सके, कंटेमिनेशन ना हो और हमारा जो संवर्धन है वो खराब ना हो। ठीक है, इसलिए कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, एसेप्टिक या निर्जमित। अब जो कांच के बर्तन या ग्लासवेयर्स हम लोग यूज करते हैं टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन में, इनको निर्जमित करने के लिए या इनको स्टेरलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, शुष्क ऊष्मा का या ड्राई हीट का यूज जो है वो किया जाता है। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओवन का। तो ओवन के अंदर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से ऊपर रखा जाता है और इस ओवन के अंदर हम लोग ग्लासवेयर्स या कांच के बर्तनों को रख देते हैं। तो कौन कौन से कांच के बर्तन हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लास्क का उपयोग हो सकता है या पेट्री डिश का यूज हो सकता है या किसी टेस्ट ट्यूब जो है उसका यूज हो सकता है। उसको कल्चर ट्यूब या संवर्धन ट्यूब भी बोल देते हैं। ठीक है, या जैसे बीकर वगैरह है उनका उपयोग हो सकता है। तो इन सभी कांच के बर्तनों को या ग्लासवेयर्स को हम लोग ओवन के अंदर रख के और उनका ड्राई हीट के द्वारा शुष्कन जो है या निर्जमीकरण या स्टेरलाइजेशन जो है वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद संवर्धन माध्यम या जो कल्चर मीडियम है उसका अगर हम निर्जमीकरण या स्टेरलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है। ऑटोक्लेव के अंदर तापमान कितना रखते हैं हम लोग, 121 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और दाब जो है वो 15 psi रखा जाता है। ठीक है, और कितने समय तक हमें निर्जमीकरण करना है, 15 मिनट तक। तो 15 मिनट के लिए हम लोग ऑटोक्लेव के अंदर संवर्धन माध्यम को रखकर उसका निर्जमीकरण करते हैं। अब ऑटोक्लेव के अंदर जो निर्जमीकरण है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है गर्म भाप के द्वारा, यानी इसको बोल देते हैं स्टीम। तो गर्म भाप को क्या बोला जाता है, स्टीम बोला जाता है। तो स्टीम के द्वारा या गर्म भाप वाष्प के द्वारा जो निर्जमीकरण या स्टेरिलाइजेशन है वो होता है। उसके बाद एक टर्म आती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ऐसे द्रव माध्यम या लिक्विड मीडियम जो हाई टेम्परेचर या हम कह सकते हैं कि जो उच्च तापमान पर अस्थायी होते हैं या अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, वो हाई टेम्परेचर के ऊपर उनका डिनेचुरेशन हो सकता है, विकृतीकरण हो सकता है। तो इसलिए ऐसे द्रव माध्यम या लिक्विड मीडियम्स जो हैं उनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा निर्जमीकरण किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लेते हैं जिसका पोर साइज बहुत ही छोटा या स्मॉल होता है और उस पोर साइज में से, फिल्टर पेपर में से हम लोग द्रव माध्यम या लिक्विड मीडियम को पास करवाते हैं। तो इसको बोल देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो वर्किंग एरिया है, यानी जहाँ पर बैठकर हम लोग वर्क करेंगे, कार्य करेंगे टिश्यू कल्चर से संबंधित, और जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो अन्य उपकरण होते हैं, उनको हम लोग निर्जमित करने के लिए अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए 99.9% जो एथेनॉल है या अल्कोहल जिसको बोल देते हैं, उसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कर्तोत्तक जो है या जो एक्सप्लांट हम लोग ले रहे हैं, पादप का कोई भी भाग हो सकता है, उसकी लीफ, स्टेम या रूट हो सकती है। तो उस एक्सप्लांट या कर्तोत्तक जो है उसकी सरफेस का जो स्टेरिलाइजेशन है या सतह का जो निर्जमीकरण होना जो है वो आवश्यक होता है, क्योंकि उसकी सतह के ऊपर बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो कि हमारे संवर्धन को खराब कर सकते हैं, कंटेमिनेशन या संदूषण कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सतही निर्जमीकरण या सरफेस स्टेरिलाइजेशन जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग कुछ रसायनों का या केमिकल्स का यूज करते हैं। तो नीचे कुछ केमिकल्स या रसायनों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसी भी एक का जो उपयोग है वो हम लोग कर्तोत्तक के सतही निर्जमीकरण के लिए या एक्सप्लांट के सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये 9 से 10% हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा है सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये 2% यूज किया जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो है ये 10 से 12% यूज़ की जाती है। इसके अलावा हम ब्रोमीन वाटर का यूज़ कर सकते हैं, 1 से 2% यूज़ करते हैं इसका। और क्लोरीन वाटर जो है इसका भी यूज़ कर सकते हैं, 1% यूज़ किया जाता है ये। इसके अलावा मर्क्यूरिक क्लोराइड या Hg2Cl2 जो है इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जो है इसका भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और एंटीबायोटिक्स का भी उपयोग जो है वो कर सकते हैं जो कर्तोत्तक है उसके सतही निर्जमीकरण के लिए, यानी एक्सप्लांट के सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए। उसके बाद दूसरा आता है एयरेशन,
या वायुकरण इसको बोल देते हैं। तो संवर्धन माध्यम में या हम कह सकते हैं कल्चर मीडियम के अंदर जो टिश्यू है या उत्तक है उसकी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई तभी हो सकती है जब हम अच्छी तरह से एरेशन या वायुकरण जो है वो माध्यम के अंदर दें। तो माध्यम में उत्तक का सही तरीके से वायुकरण होना या एरेशन होना रिक्वायर्ड होता है या आवश्यक होता है। जो अर्धठोस माध्यम है या हम कह सकते हैं जो सेमी सॉलिड मीडियम है उसके ऊपर जो उत्तक संवर्धित हो रहे हैं या उसके ऊपर जो टिश्यू कल्चर्ड हो रहे हैं उनके लिए हमें एरेशन की कोई स्पेसिफिक मेथड यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। वायुकरण की कोई भी विशिष्ट विधि हम लोग उपयोग नहीं करनी पड़ती है, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो लिक्विड मीडियम्स होते हैं या द्रव माध्यम होते हैं, ठीक है, यानी जिस टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन में हम लोग द्रव माध्यमों का उपयोग करते हैं तो उनमें जो संवर्धित उत्तक है या कल्चर्ड जो टिश्यूज होते हैं उनके एयरेशन के लिए या उनके वायुकरण के लिए हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें एक स्पेसिफिक डिवाइस जो है वो लगानी पड़ती है एयरेशन के लिए। तीसरा है पीएच। तो संवर्धन माध्यम की जो पीएच है वो 5 से 6 के मध्य होनी चाहिए। अगर पीएच 5 से 6 के मध्य है तभी हमारा जो टिश्यू है या उत्तक है वो सही तरीके से अपनी ग्रोथ या वृद्धि कर सकता है। ठीक है, अगर पीएच 5 से कम जाती है या 6 से ज़्यादा जाती है तो संवर्धन माध्यम में उत्तक की जो वृद्धि है वो सही प्रकार से नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर 6 से अधिक हो जाती है पीएच, ठीक है, तो माध्यम जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा या सॉलिड हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो टिश्यू है, ठीक है, उसका जो रूट सिस्टम डेवलप करना है उसको या मूल तंत्र विकसित करना है वो ज़्यादा फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अवशोषित नहीं कर पाएगा, तो ग्रोथ उसकी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। अगर पीएच 5 से कम हो जाती है तो माध्यम जो है वो बहुत ज़्यादा पतला रह जाता है। ठीक है ना, वो द्रव अवस्था में रह जाएगा। इससे होगा क्या, जो भी टिश्यू हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे सरफेस के ऊपर या सतह के ऊपर तो वो माध्यम के अंदर डूब जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ है या सामान्य वृद्धि है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसके अलावा अगर पीएच 7 से अधिक हो जाए, 7 से अधिक मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर 4.5 से कम हो जाए, 4.5 से कम का मतलब बहुत ही कम हो जाए अगर पीएच, तो एक्सप्लांट या करतोतक की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है या वृद्धि और विकास जो है वो रुक जाते हैं और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है या प्रयोग है वो फेल हो जाता है। तो इसलिए पीएच का स्थिर बना रहना बहुत जरूरी है। तो ये 5 से 6 के मध्य ही होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो टिश्यू कल्चर है या उत्तक संवर्धन है उसके लिए सर्वोत्तम या बेस्ट जो पीएच का मान है वो कितना होता है, 6 होता है। तो 6 पीएच मेंटेन अगर रहती है तो हमारा जो उत्तक संवर्धन है या टिश्यू कल्चर है वो सही तरीके से चलता रहेगा। अब संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम जो है उसकी पीएच को हम लोग स्थिर रखना चाहते हैं या स्टेबल रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग बफर का यूज करेंगे। तो कौन से बफर का उपयोग जो है वो संवर्धन माध्यम में हम लोग करते हैं, उसका नाम है ईडीटीए बफर। ठीक है, तो इसका यूज जो है वो हम लोग करते हैं ताकि माध्यम की पीएच 6 पर स्थिर बनी रहे। ईडीटीए की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड जो है इसकी फुल फॉर्म है और इसके बफर का जो यूज जो है वो किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग टेम्परेचर या तापमान की। तो इंक्यूबेटर के अंदर हम लोग टिश्यू को ग्रोथ करने के लिए या वृद्धि करने के लिए रख दिया जाता है। वहाँ पर उसको टेम्परेचर जो है वो सुइटेबल मिलता है या उपयुक्त मिलता है। तो इंक्यूबेटर के अंदर हम लोग कितना तापमान रखेंगे, 25 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, 25 से 2 डिग्री कम हो सकता है यानी 23 डिग्री, और 25 से 2 डिग्री ज़्यादा हो सकता है यानी कि 27 डिग्री। तो 23 से 27 डिग्री के मध्य ही तापमान रहना चाहिए। अगर तापमान बहुत कम होता है तो वो भी हार्मफुल है, और अगर तापमान 25 से मतलब 27 से ऊपर जाता है तो वो भी हार्मफुल होता है। कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स या विशिष्ट पौधे ऐसे हैं जिनके लिए 25 डिग्री से नीचे या ऊपर का जो तापमान है वो रिक्वायर्ड होता है या आवश्यक होता है। ठीक है, अदरवाइज 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उपयुक्त या बेस्ट टेम्परेचर है टिश्यू कल्चर के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम लोग लाइट की या प्रकाश की। तो इंक्यूबेटर के अंदर हम लोग प्रकाश की भी सुविधा जो है वो देते हैं। किस प्रकार से देते हैं वो हम लोग अभी बात करेंगे। कुछ टिश्यूज या उत्तक ऐसे होते हैं जो कम प्रकाश में यानी कि लो लाइट इंटेंसिटी के अंदर गुड ग्रोथ या अच्छी वृद्धि करते हैं। ठीक है, इनके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इंक्यूबेटर में जो प्रकाश की तीव्रता है या लाइट की इंटेंसिटी है वो कितनी रखते हैं, 1000 लक्स रखी जाती है। तो 1000 लक्स प्रकाश की बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं होती है, ठीक ठाक तीव्रता होती है। तो ये कम प्रकाश तीव्रता के अंदर इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो टिश्यूज या उत्तक होते हैं
उनमें पुनरुद्भवन के लिए यानी कि रीजनरेशन के लिए जो प्रकाश काल व अंधकार काल है, यानी कि जो फोटो पीरियड है और डार्क पीरियड है, इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये हमें अल्टरनेटिवली या एकांतरित रूप से देने पड़ते हैं। प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है? ज़्यादातर टिश्यूज़ के लिए 3000 लक्स हमें रखनी पड़ती है। प्रकाश काल हमें 16 घंटे का रखना पड़ता है और अंधकार काल जो है ये हमें 8 घंटे का रखना पड़ता है। तो ये 16 घंटे और 8 घंटे ये अल्टरनेटिवली या एकांतरित रूप से हमें देने पड़ते हैं। प्रकाश की सप्लाई जो है वो हम लोग इस तरह से देते हैं कि ठंडा प्रकाश यानी कूल लाइट जो है वो अवेलेबल हो सके। तो ठंडे सफ़ेद प्रकाश वाली हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और संवर्धन रैक के अंदर या कल्चर रैक जो है उसके अंदर लगाते हैं और कितनी ऊंचाई रखी जाती है? 18 इंच ऊपर जो है इसको एडजस्ट किया जाता है या व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रकाश की सप्लाई हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी या आर्द्रता जो है, जो नमी होती है वायु के अंदर या हवा के अंदर। अगर हम आर्द्रता को कम रखते हैं, है ना, ह्यूमिडिटी को बहुत ही कम रखते हैं, तो माध्यम का शुष्कन हो जाता है ना। माध्यम के अंदर या मीडियम के अंदर जो वाटर होगा या जल होगा वो वेपोरेट होगा। ठीक है, उसका वाष्पीकरण होगा जिससे माध्यम का शुष्कन हो जाएगा, या हम कह सकते हैं जी मीडियम जो है वो ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने से हमारा जो कल्चर है वो खराब हो सकता है। अगर हम आर्द्रता को बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, हाई रख लेते हैं, तो उच्च आर्द्रता या हाई ह्यूमिडिटी जो है वो माध्यम के संदूषण के लिए उपयुक्त होती है। मतलब कोई भी माइक्रोब या स्पोर बीजाणु जो है अगर वो हवा के अंदर उपस्थित है, वायु के अंदर उपस्थित है, तो वो माध्यम को आसानी से संदूषित कर सकता है या कंटेमिनेट कर सकता है, क्योंकि नमी जो है संदूषण या कंटेमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसलिए हमें जो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता है वो स्पेसिफिक या विशिष्ट रखनी पड़ती है। ठीक है, तो विशिष्ट जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो कितनी हो सकती है? 20 से लेके 98% तक। ये अलग अलग टिश्यूज़ के लिए अलग अलग होता है। तो कितनी आर्द्रता हमें रखनी है ये डिपेंड करता है। तो 20 से 98% के बीच में हमें सापेक्षिक आर्द्रता रखनी पड़ती है, संवर्धन कक्ष के अंदर बनाकर रखनी पड़ती है। तथा संवर्धन कक्ष के अंदर जो एयर है या वायु है उसका जो सर्कुलेशन या परिसंचरण होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए या एक रूप होना चाहिए, ताकि जो पूरे का पूरा एरिया है संवर्धन कक्ष का या कल्चर रूम का वो यूनिफॉर्मली नम या हम कह सकते हैं ह्यूमिड बना रहे, तो उसकी ह्यूमिडिटी एक जैसी बनी रहे, इसके लिए ये जरूरी है। उसके बाद आता है शेकर सिस्टम। तो शेकर सिस्टम का उपयोग हम लोग करते हैं सेल सस्पेंशन कल्चर के अंदर। जो कोशिका निलंबन संवर्धन है उसके लिए हम लोग क्यों करते हैं? एजिटेशन व वायुकरण को बनाए रखने के लिए। ठीक है, एक तो एजिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरा एरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जो लिक्विड मीडियम है, द्रव माध्यम है, वो लगातार हिलता रहे, और हिलने को ही क्या बोलते हैं? शेकिंग बोल देते हैं। तो शेकर तंत्र या शेकर सिस्टम का यूज जो है वो सेल सस्पेंशन कल्चर या कोशिका निलंबन संवर्धन में किया जाता है। इसके लिए निम्न में से किसी एक शेकर सिस्टम का जो यूज है वो कर सकते हैं। सबसे पहला है ओपन प्लेटफॉर्म ऑर्बिटल शेकर। ठीक है, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? देखो, ये ओपन होता है, तो ओपन है तो इसका मतलब ताकि प्राकृतिक प्रकाश यानी जो नेचुरल लाइट इसको अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी इसके अंदर, वह अंधकार काल यानी कि डार्क जो पीरियड है वो मिल सके। तो नेचुरली इसको लाइट एंड डार्क जो है वो मिलता है, जैसे दिन के समय प्रकाश मिलता है और रात के समय अंधकार मिलता है, क्योंकि ये ओपन है इसलिए ऐसा होता है। तो ओपन प्लेटफॉर्म ऑर्बिटल शेकर का ये बेनिफिट होता है। दूसरा है ऑर्बिटल इंक्यूबेटर्स फिटेड विद फ्लोरेसेंट लाइट्स। अब यहाँ पे कृत्रिम प्रकाश या अंधकार जो है उसकी व्यवस्था की जाती है। ठीक है, यहाँ पे कृत्रिम प्रकाश यानी आर्टिफिशियल लाइट व अंधकार पीरियड जो है वो उपलब्ध कराए जा सकें, उसके लिए इस ऑर्बिटल इंक्यूबेटर फिटेड विद फ्लोरेसेंट लाइट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे सब कल्चरिंग की, या इसको उपसंवर्धन भी बोल देते हैं। तो उपसंवर्धन की जो आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? संवर्धन कक्ष या इंक्यूबेटर जो है उसके अंदर संवर्धित उत्तकों की या जो भी हम लोग टिश्यूज को कल्चर कर रहे हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या वृद्धि व विकास का नियमित अंतराल पर, है ना, रेगुलरली हम कह सकते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पर हमें निरीक्षण करते रहना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि उनका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए रेगुलर इंटरवल्स पर। ठीक है, निर्जमित परिस्थितियों में या हम कह सकते हैं स्टेरिलाइज्ड कंडीशंस में निरीक्षण जब हम करते हैं तो निरीक्षण कैसे कर सकते हैं? या तो नेक्ड आइज से कर सकते हैं, नग्न आंखों से कर सकते हैं, या फिर हैंड लेंस का यूज कर सकते हैं, हस्त लेंस का उपयोग कर सकते हैं। तो जब हम निरीक्षण करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात उनकी जो ग्रोथ रेट है, उत्तकों की जो वृद्धि दर है वो कम हो जाती है।
ठीक है। तो अब हमें ये रिक्वायरमेंट पड़ती है या आवश्यकता होती है कि हम इन कर्तोतकों को या इन एक्स प्लांट्स को या इन टिश्यूज को नए ताज़ा बने माध्यम में या न्यू फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो मीडियम है उसके अंदर इसको ट्रांसफर करें या स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो और इसी को ही बोल देते हैं हम लोग सब कल्चरिंग या उपसंवर्धन। अब जो नया माध्यम है या न्यू मीडियम हमने लिया है उसमें नई सामग्री या हार्मोन घटक उपस्थित होते हैं, है ना, उसके अंदर न्यू इंग्रेडिएंट्स होते हैं और न्यू ही उसमें हार्मोन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो नई सामग्री व हार्मोन घटक है वो हम लोग किस आधार पर मिलाते हैं? तो ये मिलाते हैं कोशिका या उत्तक की वृद्धि अवस्था के आधार पर कि सेल और टिश्यू जो है वो कौन सी ग्रोथ स्टेज में है, उस आधार पर फिर न्यू इंग्रेडिएंट्स एंड हार्मोन कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं माध्यम के अंदर, नए माध्यम में। स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान जब हम ट्रांसफर करते हैं तो हमें समान सावधानियां या जो भी प्रिकॉशंस हमें फॉलो करनी है वो सेम होनी चाहिए। वह पूर्ण निर्जमित परिस्थितियां बनाए रखने की आवश्यकता होती है, कंप्लीटली स्टेरलाइज्ड कंडीशंस को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हमें माध्यम को कंटेमिनेट नहीं करना है, उसको संदूषित नहीं करना है, ठीक है ना। हमारे कल्चर को या संवर्धन का संदूषण नहीं होना चाहिए, उसका कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंटेमिनेशन हो गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान या स्थानांतरण प्रोसेस के ड्यूरिंग। इस प्रक्रिया में अगर हम देरी कर दें, स्थानांतरण अगर हम लोग देरी से करते हैं, बहुत लेट हो जाता है अगर ट्रांसफर, तो उत्तक का जो सही प्रकार से विकास है या टिश्यू का जो हम लोग कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, जिससे नए पौधे के पुनरुद्भवन में जो न्यू प्लांट है उसके रीजनरेशन में देरी होती है, तो रीजनरेशन लेट हो जाता है। तो ये इसकी समस्या रहती है, इसलिए हमें देरी नहीं करनी है बल्कि सही टाइम पर ही स्थानांतरण या ट्रांसफर कर देना है। अब निलंबन संवर्धन जो होता है या जो हम कह सकते हैं सस्पेंशन कल्चर है, उसमें निश्चित समय अंतरालों पर, ठीक है, यानी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स पर माध्यम को परिवर्तित करना, यानी कि माध्यम को चेंज करना या मीडियम को चेंज करना या ताजा माध्यम में स्थानांतरण करना या फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो मीडियम होता है उसके अंदर ट्रांसफर करना आवश्यक होता है, यानी कि इसेंशियल होता है। ठीक है। तो निलंबन संवर्धन में ये इसेंशियल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कैलस संवर्धन की बात करें तो कैलस कल्चर या कैलस संवर्धन के लिए कैलस उत्तक जो है या जो कैलस टिश्यू है उसका उपसंवर्धन आवश्यक होता है, यानी कि उसकी सब कल्चरिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, कैलस उत्तक को विभाजन अवस्था में रखा जा सके, ताकि जो कैलस की जो कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजन कर सकें, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थों की लगातार आवश्यकता होती है। तो लगातार वो तभी मिल सकते हैं जब हम उनको एक या पुराने माध्यम से नए माध्यम में स्थानांतरित करेंगे, और इसी को ही क्या बोल देते हैं, उपसंवर्धन या सब कल्चरिंग। ठीक है। तो इससे कैलस का जो उत्तक है वो विभाजन अवस्था के अंदर या सेल डिवीजन स्टेट के अंदर बना रहेगा, और उत्तक जो कैलस है वो लगातार अपने साइज के अंदर ग्रो करता रहेगा या वृद्धि करता रहेगा। उसके बाद आता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द रीजनरेटेड प्लांट। जो पुनरुद्भवन या पुनरुद्भवित पादप है उसका स्थानांतरण या रोपण जो है वो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो कृत्रिम रूप से जो उत्तक से पौधा विकसित होता है या आर्टिफिशियली जो टिश्यू से हम लोग प्लांट को डेवलप करते हैं उसको गमलों में यानी पॉट्स के अंदर हम लोग जो सोयल होती है उसके अंदर रोपित किया जाता है या उसके अंदर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। गमलों में स्थानांतरित करने से पहले, है ना, गमलों में अभी स्थानांतरित या ट्रांसफर नहीं करना है, उससे पहले हमें क्या करना है, उसका एक्लेमेटाइजेशन करना है या अनुकूलन करना है इन पौधों का। ठीक है, ताकि ये पौधे नष्ट न हो जाएं या डिस्ट्रॉय ना हो जाएं। ठीक है, क्योंकि ये जो पौधे हैं ये लैब के वातावरण में अनुकूलित होते हैं, अभी फील्ड के वातावरण के लिए ये अनुकूलित नहीं होते हैं। अगर डायरेक्टली हम लोग इसको फील्ड के वातावरण में डाल देंगे तो ऐसा करने से ये पौधे नष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए गमले में स्थानांतरित करने से पहले इनका अनुकूलन या एक्लेमेटाइजेशन आवश्यक होता है। तो अनुकूलन जब हम करवाते हैं या एक्लेमेटाइजेशन जब होता है इनका, तो उसके दौरान पौधे जो हैं गहरा मूल तंत्र यानी कि जो रूट सिस्टम है वो डीप रूट सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, और इसके साथ साथ इसकी जो एरियल पार्ट्स होते हैं या बाह्य भाग होते हैं, तो उसके ऊपर जो बाह्य त्वचीय या हम कह सकते हैं क्यूटिकुलर जो पर्ण सतही संरचनाएं हैं, क्यूटिकुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं पर्ण की सतह के ऊपर या लीफ की सरफेस के ऊपर, वो डेवलप कर लेते हैं। तो रूट सिस्टम एक तो डीप या गहरा, और दूसरा क्यूटिकल या बाह्य त्वचा जो है उसका निर्माण इनके द्वारा कर लिया जाता है, ताकि खेत के वातावरण में या फील्ड का जो एनवायरनमेंट है उसमें ये जीवित रह सकें या सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनुकूलन या एक्लेमेटाइजेशन।
अनुकूलन के लिए या हम कह सकते हैं एक्लिमेटाइजेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है या आवश्यकता होती है किसकी, एक आर्द्र कक्ष की, एक ह्यूमिड चैम्बर की आवश्यकता होती है जिसकी ह्यूमिडिटी हाई होती है। इसमें उच्च आर्द्र परिस्थितियों में पौधों को रखते हैं, इसके अंदर प्लांट्स को रखा जाता है हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे फिर हम लोग क्या करते हैं, आर्द्रता को दिन प्रतिदिन कम करते जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले मान लीजिए 98% है, फिर हम लोग कम करेंगे 5-7%, 92% कर देंगे, फिर उससे अगले दिन 86% कर देंगे, फिर उससे अगले दिन 80% कर देंगे, फिर उसके बाद 75% कर देंगे, फिर 70% कर देंगे। इस तरह से धीरे धीरे प्रतिदिन जो आर्द्रता है उसको कम करते रहते हैं। ऐसा करने से ऐसा हम लोग तब कब तक करते हैं, जब तक कि जो आर्द्रता है वो सामान्य वायुमंडलीय आर्द्रता यानी जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है उसके इक्वल नहीं हो जाती है या बराबर नहीं हो जाती है। ठीक है, जब बराबर आ जाती है तब जो पौधा है वो पूरी तरह से बाह्य वातावरण में सर्वाइव करने के लिए या जीवित रहने के लिए सुइटेबल हो जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस या वृद्धि कक्ष में या ग्रीन हाउस यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग ग्रोथ चैम्बर जो है वो यूज कर सकते हैं। उसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था भी होनी चाहिए, आर्टिफिशियल लाइट जो है वो भी हमें अवेलेबल करवानी पड़ती है या सप्लाई करवानी पड़ती है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोरेसेंट लाइट्स का यूज कर सकते हैं, लैंपों का या इनकैंडिसेंट लैंपों का यूज किया जा सकता है। तो दो तरह के लैंपों का यूज हम लोग कर सकते हैं, एक तो फ्लोरेसेंट लैंप है और दूसरे इनकैंडिसेंट लैंप है। ठीक है, इन्हें संतुलित तरंग दैर्ध्य प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये बैलेंस्ड वेवलेंथ जो है लाइट की या प्रकाश की वो उपलब्ध करवाते हैं पौधों को। ठीक है, इनकी डिजाइनिंग जो है उसी तरह से की जाती है ताकि पौधे वृद्धि व प्रकाश संश्लेषण कर सकें, ताकि जो प्लांट्स हैं वो ग्रोथ भी कर सकें अपनी, और साथ में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो भी कर सकें ताकि ये फूड बना सकें, भोजन का निर्माण कर सकें। ठीक है, तो इसलिए इनको डिजाइन किया जाता है। अब शीत फसलों व ग्रीष्म फसलों के लिए यानी कि जो विंटर क्रॉप्स होती हैं एंड जो समर क्रॉप्स होती हैं उनके लिए हमें भिन्न ग्रीन हाउस सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उनके लिए जो ग्रीन हाउस रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, दोनों की दोनों जो क्रॉप्स होती हैं। जैसे विंटर क्रॉप्स हैं तो उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी, समर क्रॉप्स हैं तो उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी, है ना। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि सही तापमान जो टेम्परेचर है वो करेक्ट हो, सुइटेबल हो, वायु परिसंचरण जो एयर का सर्कुलेशन है वो सही तरीके से हो सके, वह सापेक्षिक आर्द्रता जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको सही बनाकर रखा जा सके। ऐसा इसलिए करते हैं। गमले में लगे पौधों को, जो पॉट्स के अंदर हमने प्लांट्स लगाए हैं, उनको अब हम क्या करते हैं, अभी खेत की मृदा में स्थापित कर देते हैं। जो फील्ड है उसकी सॉइल के अंदर उसको एस्टेब्लिश कर दिया जाता है फील्ड में ले जाकर, ताकि आगे का जो निरीक्षण है, जो फर्दर ऑब्जर्वेशंस हैं, इसके अलावा पुष्पन या फ्लावरिंग जो है प्लांट्स के अंदर वो हो सके। इसके अलावा सामान्य बीज निर्माण जो नॉर्मल सीड फॉर्मेशन है प्लांट्स के अंदर वो हो सके, और बीज निर्माण हो गया तो इसका मतलब अगली पीढ़ी जो है या नेक्स्ट जो जनरेशन है वो प्राप्त की जा सके। तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है, plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है, और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।